नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, SBK महाविद्यालय जैसलमेर से। हम पढ़ रहे थे द्विवेदी युग, यानी कि सन 1900 से लेकर 1920 तक के हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले भाग में हमने महावीर जी का परिचय पढ़ा, साथ ही इस युग की प्रवृत्तियाँ पढ़ी और इस युग में जो प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, उसका परिचय भी पढ़ा। आज हम उसका द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम नागरी प्रचारिणी सभा काशी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस युग में कौन कौन से कवि हुए, उनके द्वारा रचित कौन कौन सी कृतियाँ थी जो प्रसिद्ध हुई, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस कालखंड के साहित्यिक अवदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो संस्था थी वह थी नागरी प्रचारिणी सभा काशी। और इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और स्नातक स्तर पे भी बहुत सारे सवाल, छोटे प्रश्नों में भी इसका स्थापना वर्ष और इसके संस्थापकों के नाम आदि पूछे जाते हैं, इसके द्वारा छापे गए ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं। तो सभी कुछ डिटेल जो है हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी में हुई थी। ये ऐसी संस्था है जिसने द्विवेदी युग में हिंदी के परिष्कार को, प्रचार प्रसार को में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सभा की स्थापना 3 विद्वानों के प्रयासों से हुई थी और इन 3 विद्वानों का नाम बहुत बार पूछा जाता है। राम नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह, वे 3 विद्वान थे जिनके अथक प्रयासों से इस सभा की स्थापना की गई। साथ ही यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि सन 1884 में, यानी 4 जून 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी प्रयाग में, जिसकी स्थापना चिंतामणि घोष के प्रयासों से हुई थी और नागरी के महत्वपूर्ण प्रकाशन इसी प्रेस से पहले आया करते थे। इंडियन प्रेस भारत का पुराना प्रसिद्ध प्रकाशन गृह है। यह प्रयाग में स्थित है और ये प्रकाशन गृह सरस्वती पत्रिका, हिंदी शब्द सागर सहित ऐसी बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकों का भी प्रकाशक रहा है, इसलिए इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसकी स्थापना सन 1884 में 4 जून को हुई थी और ये प्रयाग में स्थित है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि 1 जनवरी सन 1900 को द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ था और वो भी प्रयाग से, इंडियन प्रेस से ही हुआ था। इंडियन पब्लिशिंग हाउस जो कलकत्ता की प्रकाशन यात्रा 1908 में चारू चंद्रा बंदोपाध्याय के आगमन से जो आरंभ होती है, वह भी इसी प्रेस के अथक प्रयासों से है। टैगोर की अमर कृति गीतांजलि का प्रकाशन भी 1912 से यहीं से हुआ, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये यूँ कह सकते हैं कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार या हिंदी साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार। और वैसे हिंदी की श्रेणी में इसे आज तक गिना नहीं गया है, लेकिन बांग्ला चूँकि भारतीय भाषा थी, इसलिए इससे ये जो नोबेल पुरस्कार है ये साहित्य की श्रेणी में गिना जाता है, भारत को मिला हुआ नोबेल पुरस्कार जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। चलो, हम बात कर रहे थे नागरी प्रचारिणी सभा की। इसके अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो राधा कृष्ण दास थे और इस सभा के द्वारा सन 1900 ईस्वी से लेकर के सन 1921 तक हिंदी ग्रंथों की खोज का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संस्था के द्वारा 1896 में एक पत्रिका भी निकाली गई जो कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका नाम से जानी जाती है और ये पत्रिका त्रैमासिक थी, यानी कि 3 मास में एक बार इसका प्रकाशन होता था, जिसका संपादन भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और इसी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। यानी सरस्वती पत्रिका, इंडियन प्रेस प्रयाग और नागरी प्रचारिणी सभा काशी आपस में किस प्रकार अंतर संबंधित है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा जो थी, इसी सभा के द्वारा 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की भी स्थापना हुई और इसकी स्थापना के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व इस सम्मेलन को सौंप दिया गया। इससे पूर्व हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रंथों की खोज करना या हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना
नागरी प्रचारणी सभा काशी का महत्वपूर्ण कार्य था। प्रचारणी सभा द्वारा सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ है और ये इतिहास 16 खंडों में विभक्त है। ये बहुत बार पूछा गया है कितने खंडों में विभक्त है, कौन से सन में प्रकाशित हुआ, कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित करवाया गया। ये सभी बार बार प्रश्न छोटे प्रश्नों के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग काव्य प्रवृत्तियों और तत्कालीन परिस्थितियों की विवेचना और व्याख्या करता है और समग्रता के साथ इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। और इसी के छठे भाग यानी रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया। ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा खंड डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है और उस खंड का नाम क्या है। उस खंड का नाम रीतिकाल है और वो छठा खंड है जो कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने इस स्लाइड में देखी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस युग के प्रमुख कवियों की चर्चा करते हैं और इनमें प्रमुख नाम आता है महावीर जी का। महावीर जी का जो पदार्पण था इस युग में वो अनेक समस्याओं का समाधान लेकर आया। वे नव जागरण से आगे बढ़कर जागरण सुधार की ओर बढ़े। उन्होंने कविता की जड़ता, रूढ़िवादिता, इन सब से कविता को मुक्त कराया और प्रगति और स्वच्छंदतावाद की ओर कविता को उन्मुख कर दिया। उन्होंने एक निबंध लिखा था, नाम था कवि कर्तव्य, जिसे लिखकर कवियों को भाषा, शैली, छंद, विषय वस्तु आदि संबंधों में निर्देश दिए कि उनको कैसे लिखना है। हिंदी गद्य का परिमार्जन किया यानी उसे शुद्ध किया। विराम चिन्हों का सूत्रपात किया यानी विराम चिन्ह किस प्रकार से कहाँ लगाए जाने चाहिए और उनका प्रयोग भी द्विवेदी जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, स्वदेश का अभिमान, समाज सुधार, आदर्शवाद, नैतिकता यानी जितनी भी प्रमुख प्रवृत्तियां हमने पढ़ी है वे सभी द्विवेदी जी के माध्यम से, द्विवेदी जी के सहयोग से, उनके प्रयासों से ही कविता में मुखरित हो पाई। सरस्वती पत्रिका के साथ साथ मर्यादा, प्रभा, स्त्री दर्पण, प्रताप, मातृभूमि नाम से अनेक पत्रिकाओं ने नव जागरण के इस कार्य को आगे बढ़ाया और उनकी प्रेरणा से अनेक कवि हिंदी में सामने आए जिन्होंने ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1903 में इन्होंने सरस्वती का संपादन भार संभाला था। तो कई लेखकों को हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। उन्होंने उर्दू, अंग्रेज़ी, बंगला आदि में लिखने वाले जो बहुत से कवि थे उन्हें उस भाषा की बजाय खड़ी बोली में लेखन को प्रेरणा दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुंशी प्रेमचंद और महर्षि सुदर्शन सरीखे अनेक उर्दू को सहसा तिलांजलि दे करके हिंदी में लेखन के लिए आगे आ गए। अनेक नए लेखकों को भी इन्होंने प्रेरित किया। इन्होंने भाषा का संस्कार किया यानी भाषा को शुद्ध किया और विशेष विचारों को व्यक्त करने के लिए विशेष शैली भी निश्चित करी, जैसे व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक और गवेषणात्मक। श्रृंगार की जो पुरानी परिपाटी चल रही थी उसे त्याग करके स्वदेश के अनुराग से संबंधित प्रवृत्तियों को प्रचार प्रसार किया। भाषा, विषय, शैली आदि दृष्टियों से द्विवेदी जी ने साहित्य को नवीन रूप प्रदान किया। यानी इनका इस युग में जो इनके इस युग का जो नामकरण है वो महावीर जी के नाम से जो किया गया है वो बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है। उनकी दो कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। एक तो है संपत्ति शास्त्र, उसमें भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का वर्णन इन्होंने किया है, और दूसरी है गंगा लहरी जो कि इनकी अनुदित रचना है। तो भाषा की शुद्धि और वर्तनी की एक रूपता के प्रति ये जितने सजग थे, इसी कारण से इस युग की काव्य भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा शुद्ध है, यानी इसे परिशुद्ध कहा जा सकता है। और इसी वजह से इस युग का नाम इनके नाम पर पड़ा, द्विवेदी युग नाम से पड़ा, जो कि पूर्णतः सार्थक है। दूसरा जो प्रसिद्ध नाम आता है वह है श्रीधर पाठक का। एक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कविता लेखक थे। द्विवेदी जी ने इनकी प्रशंसा में श्रीधर सप्तक लिखा और उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कह दिया। इनका प्रकृति वर्णन जो है वो बहुत ही असाधारण प्रकृति का है। इसी कारण से चूँकि पहले ब्रज में लिखते थे और बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे, तो इनको भारतेंदु और द्विवेदी युग की मध्य की कड़ी भी कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में ये चीज़ पूछी गई है कि प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान यानी कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी किस कवि को माना जाता है, तो नाम श्रीधर पाठक आपको याद होना चाहिए। उनकी अनेक रचनाएं भी प्रसिद्ध हुई, जैसे कश्मीर सुषमा, देहरादून,
गुणवंत हेमंत, भारत गीत इत्यादि। इसके अलावा कुछ ऐसी कृतियाँ हैं जो अनुदित भी हैं, जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं, जैसे एकांतवासी योगी, जो कि गोल्ड स्मिथ नामक जो कवि था उसकी हर्मिट नामक कृति का अनुवाद है। दूसरी है श्रांत पथिक, जो कि ट्रैवलर कृति का अनुवाद है। और तीसरी है उजड़ ग्राम, जो कि डेजर्टेड विलेज नामक कृति का अनुवाद है। तीनों ही कृतियाँ गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखी गई थी, इन्होंने उसका अनुवाद लिखा है। एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक खड़ी बोली में लिखी है, और जो उज्जड़ ग्राम है वो ब्रज भाषा में लिखी है। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। हमें इन तीनों का नाम पता रहता है और किस कृति से अनुवाद हुआ है ये भी याद रहता है, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि इनमें से कौन कौन सी खड़ी बोली की और कौन सी ब्रज भाषा की है। तो उज्जड़ ग्राम एक खाली ब्रज भाषा की है। इसके अलावा दोनों जो कृतियाँ हैं, एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक, वो दोनों ही खड़ी बोली में लिखी गई कविता है। तीसरा जो प्रमुख नाम है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, जो कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, फारसी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ और मुहावरेदार भाषा सभी में लिख सकते थे, और गद्य पद्य दोनों ही रूपों में इन्होंने अपनी बहुत सफल लेखनी चलाई है। इनका ब्रज भाषा, हरिऔध जी का ब्रज भाषा का एक ग्रंथ रस कलश बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसे रीति ग्रंथों की परंपरा का अनुसरण करने वाला ग्रंथ बताया गया है। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है, तो इनकी 3 कृतियों के नाम दे दिए और एक रस कलश दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रस कलश नाम की जो कृति है वो रीति ग्रंथों की परंपरा का अनुसरण करती है। इसके अलावा इनका जो खास, इनको द्विवेदी युग में इनका जो नाम लिया जाता है, इन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा में अपना एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास सन 1914 में लिखा, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखिए, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और नाम है प्रिय प्रवास। 17 सर्गों में है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें विरह और श्रृंगार रस की प्रधानता हुई है। इसके अलावा वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये जो चौपदे नाम से है ये मुहावरेदार ठेठ हिंदी में रचित रचनाएं हैं, और वैदेही वनवास एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रसिद्ध नाम मैथिली शरण गुप्त जी का है, जिस पर हम एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म काल के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। सन 1886 में इनका जन्म है, चिरगांव झांसी में है ये। और इनके एक छोटे भाई भी प्रसिद्ध कवि के रूप में चर्चित हुए, जो कि सियाराम शरण गुप्त के नाम से। इनकी जो आरंभिक रचनाएं थी, ये वैश्योपकारक पत्र नाम था, उसमें छपा करती थी। प्रथम रचना हेमंत थी, और बाद में इनके अनेक काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हुए। इनका प्रथम काव्य ग्रंथ रंग में भंग था। उसके बाद जो मुख्य ख्याति इनको मिली है, जो राष्ट्र कवि की उपाधि जिसके आधार पर मिली है, वह थी भारत भारती, सन 1912 में रची गई रचना है। इनके द्वारा रचित जो साकेत था, वो महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्येतर उपेक्षिता नामक लेख, उससे इनको मिला। इस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। सन 1936 में इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इसके अलावा इनको, इनकी कृतियाँ यशोधरा भी बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। आगे चलकर इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद भी किया, और वो अनुवाद जो जिस नाम से मैथिली जी करते थे, वो नाम था मधुप, यानी मैथिली जी खुद का नाम वहाँ पर मधुप लिखा करते थे, मधुप यानी भंवरा। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि मधुप किस कवि का उपनाम है। तो क्योंकि बहुत प्रसिद्ध कवि हैं द्विवेदी युग के, इसलिए इनके बारे में इस तरह की छोटी छोटी बातें भी पूछी जाती है परीक्षाओं में। हरिगीति का इनका प्रिय छंद रहा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा अगले प्रसिद्ध कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी स्वप्न, पथिक और मिलन नामक 3 छोटे छोटे प्रेमाख्यानक खंड काव्य इनके प्रसिद्ध हुए, जिसमें वास्तविक चित्रण है, स्वदेश अनुराग है, और उदात्त भावनाओं का चित्रण इन्होंने किया है। देशभक्ति का रसात्मक रूप राम नरेश जी की कृतियों में देखने को मिलता है। इनकी अगली रचना मानसी जो है, वो देशभक्तिपूर्ण फुटकर कविताएं हैं। तो एक बार परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, सेकंड ग्रेड टीचर्स की जो प्रतियोगी परीक्षा थी, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी कृति है जो कि खंड काव्य नहीं है। तो इनमें से मानसी जो है वो फुटकर कविताओं का संकलन है, वह खंड काव्य नहीं है। इसके अलावा स्वप्न, पथिक और मिलन, ये तीनों कृतियाँ इनके खंड काव्य है। अगला प्रसिद्ध नाम है सत्यनारायण कविरत्न। इन्होंने भ्रमरदूत की रचना करी, और ये अपने आप में एक अनूठी और प्रभाव उत्पन्न करने वाली कृति है। हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा, जिसका
उद्भव हम हिंदी साहित्य में सूरदास से मानते हैं, उसी परंपरा की ये प्रसिद्ध कृति है। इनकी कविताओं का संग्रह हृदय तरंग नाम से भी प्रकाशित किया, जो कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने प्रकाशित करवाया था। इसके अलावा मेकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेश का पद्यानुवाद भी इन्होंने प्रेम केली नाम से किया है। अगला प्रसिद्ध नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर इनका उपनाम है और कविरत्न सत्यनारायण जी का उपनाम है, तो इनके नाम के साथ जोड़कर ही लिखा जाता है इनके उपनामों को। ये केवल रत्नाकर जी ने केवल ब्रज भाषा में कविता की। इनकी कविता पुरानी पद्धति पर चलते हुए भी बहुत ही सरल, मंजी हुई, रोचक और मधुर रही। ब्रज की कविता के ये विराम चिन्ह हैं कहे जाते हैं, यानी अंतिम कवि। ऐसा कई बार पूछा गया है कि ब्रज भाषा के आधुनिक युग में अंतिम कवि जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम लिया जाता है इस विषय में। इनको भक्ति काल और रीति काल का, यानी जैसे हमने उनके बारे में पढ़ा था श्रीधर जी के बारे में कि वो भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी माने जाते हैं, उसी प्रकार ये भक्ति काल और रीति काल के समन्वयक यानी उनकी बीच की कड़ी माने जाते हैं। इन्होंने भी भ्रमर गीत परंपरा के एक ग्रंथ उद्धव शतक की रचना की है, तो उद्धव शतक बहुत बार पूछी गई कृति है, आपको पता होनी चाहिए। ये भी एक उपनाम से लिखा करते थे। साहित्य सुधा निधि नामक पत्र था, उस पर ये जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। तो ये बहुत बार पूछा गया जकी उपनाम से कौन लिखते थे, या जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जकी उपनाम से किस भाषा में कविता लिखते थे, तो दोनों ही बातें आपस में आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावा भी वियोगी हरि जी का नाम भी बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, जिनका ब्रज माधुरी सार इनका निबंध संग्रह ग्रंथ है, कवि कीर्तन, अनुराग वाटिका इत्यादि। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंत्री रहकर सम्मेलन पत्रिका का संपादन किया करते थे। ये ब्रज भाषा के आधुनिक कवियों में इनकी गणना की जाती है, और इनकी जो ब्रज माधुरी सार है, इस कृति से अनेक प्रसंग रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास में उठाए हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और नाथुराम शर्मा शंकर इत्यादि इत्यादि अनेक ऐसी लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर केवल प्रमुख और प्रसिद्ध कवियों की ही चर्चा की गई है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। कोविड का समय है, सभी अपना ध्यान रखें, धैर्य रखें, सरकारी नियमों का, गाइडलाइंस का पालन करें।